प्रिय दर्शकों, नमस्कार। हमारी जो उपाय की सीरीज चल रही, यानी लाल किताब के जो उपाय आप लोगों ने सुने होंगे कि लाल किताब में उपाय बताए जाते हैं, उससे संबंधित जो सीरीज चल रही उसका दूसरा भाग है। यानी आज हम बात करेंगे कुंडली के द्वादश भाव में अशुभ चंद्रमा के जो उपाय होते हैं, यानी कुंडली के प्रथम भाव से लेकर के 12वें भाव तक, कुंडली का जो पहला घर होता वहां से लेकर के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां एवं 12वां, इन सारे भावों का अलग अलग जो है चंद्रमा का हम जो है अशुभ चंद्रमा का उपचार आज बताएंगे। तो प्रिय दर्शकों, पहले तो आपको चाहिए कि आप अपनी जो जन्म पत्री या आपकी जो जन्म कुंडली है उसे किसी विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए। और यदि वह कहते हैं कि आपका चंद्रमा अशुभ स्थिति में है, यानी वह कुंडली के किसी भी भाव में हो और अशुभ स्थिति में हो, अशुभ परिणाम दे रहे हो, तो उसके लिए लाल किताब में अलग अलग भाव के लिए अलग अलग उपचार बताए गए हैं। तो यदि आपका चंद्रमा कुंडली के पहले भाव में है और अशुभ स्थिति में है, ऐसे जातक को यदि परिवार के साथ वह कोई नदी पार कर रहे हैं, वो चाहे पुल का, क्योंकि अब तो जमाना आ गया है, पहले नाव से पार करते थे, क्योंकि यह जो पुस्तकें लिखी गई या बहुत पहले लिखी गई हैं, तो अब आज समय बदल चुका है। आज जो है नाव से नदी पार करने का चलन बहुत कम जगह पे रह गया है, अब तो पुल से पार करते हैं। तो यदि आप नदी के ऊपर से जा रहे हैं, वो चाहे नाव से हो चाहे पुल के ऊपर से, तो नदी पार करते समय तांबे के सिक्के जो है नदी में प्रवाहित करना चाहिए। दूसरा जो है, माता का आशीर्वाद लीजिए। जिनका चंद्रमा प्रथम भाव में है और अशुभ स्थिति में है, तो उन्हें अपनी माता का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। और हो सके तो माता से थोड़े से चावल और चांदी, ये दो चीजें यदि ले करके आप अपने पास हमेशा रखते हैं, माता के, अपनी माता जो आपकी माँ होती हैं, उनके आशीर्वाद स्वरूप, तो चंद्रमा आपका जो अशुभ है आपकी कुंडली में, वह शुभ परिणाम देना शुरू कर देते हैं। और यदि आपका चंद्रमा कुंडली के प्रथम भाव में अशुभ होकर के बैठा है, तो इन्हें जो है, जो पलंग होता जिसपे लेटते हैं, उस पलंग के चारों जो पाए होते हैं, यानी पलंग के 4 पाए होते हैं, उसके अंदर जो है तांबे की मेख, यानी तांबे की छोटी छोटी कीलें जो है, आप किसी जो उससे बनवा लीजिए, ज्वेलर्स इत्यादि वाले से, और उनको ला करके छोटी छोटी तांबे की मेख जो है आप अपने पलंग के चारों पाए में लगाइए। ऐसा लाल किताब में कहा गया है। और यदि हो सके तो आयु के 24वें वर्ष में, यानी ऐसा जातक है और उसकी 24 साल की लगभग जब आयु आ रही है, तो 24वें वर्ष में हो सके तो नौकरानी रखना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को। इससे जो है चंद्रमा का प्रभाव अशुभ जो है वह कम हो जाता है, ऐसा लाल किताब में कहा गया है। 28 वर्ष की आयु से पहले ऐसे व्यक्तियों को जो है विवाह नहीं करना चाहिए, यदि हो सकता है तो इससे भी जो है अशुभ चंद्रमा का प्रभाव लाल किताब के अनुसार कम होता है। 24 वर्ष की आयु से पहले यदि आप मान लीजिए आर्थिक रूप से संपन्न हो गए और आपका मकान नहीं बना हुआ है, फिर भी यदि हो सके तो 24 वर्ष की आयु से पहले मकान का, यानी घर का निर्माण ऐसे जातकों को नहीं कराना चाहिए, ऐसा लाल किताब में कहा गया है। चांदी के पात्र में दूध या पानी पिएं, यानी जिस जातक की कुंडली में चंद्रमा अशुभ स्थिति में है और पहले भाव में बैठा हुआ है, तो चांदी के बर्तन में, यानी चांदी का गिलास या लोटा कुछ ले लीजिए और उसमें आप दूध या पानी का सेवन कीजिए, पीजिए। तो ऐसा करने से आपका अशुभ चंद्रमा जो है वह शुभ फल देना शुरू कर देता है। अब हम बात करते हैं, आपकी कुंडली में यदि चंद्रमा दूसरे भाव में बैठा हुआ है और अशुभ स्थिति में है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए या ऐसे जातक के लिए लाल किताब में कहा गया है कि घर की जो नींव होती है, यानी यदि मकान बनवा रहे हैं तो उस नींव में चांदी की ईंट,
छोटी सी ईंट आप बनवाइए अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार, और उसे घर की नींव में जरूर रखिए। दूसरा कहा गया है कि अपनी माता का आशीर्वाद लीजिए। चावल और चांदी माता से लेकर के, अपनी माँ से जो है थोड़ा सा चावल और थोड़ी सी चांदी लेकर के उसे हमेशा अपने पास रखिए माता के आशीर्वाद स्वरूप। अब तीसरे भाव के लिए चंद्रमा यदि आपका है कुंडली के तीसरे भाव में और अशुभ स्थिति में है, तो उसके लिए लाल किताब में कहा गया है चावल, चांदी और दूध। बेटी के जन्मदिन, यानी यदि आपकी बेटी है कोई और उसका जन्मदिन मना रहे हैं, बर्थडे इत्यादि, तो उसमें जो है दान करना चाहिए। और बेटे के जन्म पर, यानी यदि आपका बेटा कोई जन्म लिया है और बेटे के जन्म के समय या जन्मदिन के समय आप जो है गेहूं, तांबा और गुड़ का दान कीजिए। ऐसा लाल किताब में तृतीय भाव के अशुभ चंद्रमा के लिए कहा गया है। दुर्गा देवी की पूजा करें और कन्यादान करें, यानी यदि हो सकता है चाहे अपनी कन्या हो या किसी की भी कन्या का यदि विवाह हो रहा है तो वहां जाकर के कन्यादान की रस्म होती वह जरूर निभाएं यदि कर सकते हैं। ऐसा तृतीय भाव के चंद्रमा के लिए जो है, यदि आपका चंद्रमा आपकी कुंडली के तीसरे भाव में बैठा, अशुभ होकर के बैठा, तो उनके लिए लाल किताब में यह उपाय बताए गए हैं। अब चतुर्थ भाव का चंद्रमा यदि आपका है और अशुभ है, तो लाल किताब में उसके लिए उपाय कहा गया है कि दूध या दूध से निर्मित वस्तुओं का व्यापार करना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को। माता की साझेदारी में, यानी अपनी माता को आप अपने बिजनेस में पार्टनर बनाइए, या फिर उनकी सलाह से कपड़े का व्यापार, यानी जो वस्त्रों का व्यापार होता है वह कीजिए। यह भी एक अशुभ चंद्रमा के लिए लाल किताब का उपाय है यदि आपका चंद्रमा कुंडली के जो है चौथे भाव में है और अशुभ है। अब पंचम भाव की अगर हम बात करें, कुंडली के पांचवें भाव में यदि चंद्रमा है और अशुभ है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए लाल किताब में कहा गया कि धार्मिक अनुष्ठान करें, यानी जितना हो सके यथाशक्ति ऐसे व्यक्तियों को धार्मिक अनुष्ठान साल 2 साल में अवश्य करते रहना चाहिए। पर्वतीय स्थान जैसे पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, उन जगहों की यात्रा, धार्मिक यात्रा हो सके तो बहुत अच्छा। यदि आप धार्मिक यात्रा नहीं भी कर सकते हैं तो आप ऐसे जो है पर्वतीय स्थानों की यात्रा कीजिए। ऐसा करने से आपकी कुंडली के जो पंचम भाव का चंद्रमा है अशुभ है, वह शुभता में परिवर्तित होता है। अब हम बात करते हैं कुंडली के छठे भाव में यदि चंद्रमा और अशुभ है, तो उसके लिए तो अपने रहस्य ऐसे व्यक्तियों को किसी को नहीं बताना चाहिए। खरगोश पालना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को यदि हो सके तो, और पानी भरने के सार्वजनिक स्थान की व्यवस्था करें। यानी जैसे पहले के समय में लोग कुआं, तालाब इत्यादि खुदवाते थे, तो ऐसा तो नहीं कर सकते, लेकिन हो सके तो एक आध हैंड पाइप इत्यादि या प्याऊ लगवा दीजिए आप। ऐसा करने से आपके छठे भाव का जो चंद्रमा है वह शुभ होता है। अब बात करते हैं कुंडली के 7वें भाव में यदि चंद्रमा है और अशुभ स्थिति में है, तो उनके लिए लाल किताब ने कहा है कि ऐसे व्यक्तियों को सदाचार का पालन करते रहना चाहिए और 24वें या 25वें वर्ष से पहले इन्हें विवाह नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि यदि आपकी कुंडली का चंद्रमा अष्टम भाव में है और अशुभ स्थिति में है, तो इनके लिए लाल किताब में क्या कहा गया है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए कहा गया है कि स्वर्गवासी जो आपके पूर्वज हैं और वो स्वर्गवासी हो चुके हैं, तो उनके नाम पर दान करना चाहिए। ऐसे जातकों को जो है अपने स्वर्गवासी पूर्वजों के नाम से दान करना चाहिए। दूसरा इनके लिए कहा गया है कि अस्पताल या शमशान घाट में हैंड पाइप लगवाना चाहिए। यानी यदि आपका चंद्रमा जो है कुंडली के 8वें भाव में बैठा हुआ है और विद्वान ज्योतिषी ने यदि आपको बताया है कि अशुभ है, तो इनके लिए कहा गया है कि अस्पताल या शमशान घाट, यानी जो शमशान घाट इत्यादि होता है वहां देखिए यदि पानी की व्यवस्था नहीं है तो वहां हो सके तो आप हैंड पाइप लगवाइए या किसी हॉस्पिटल के आसपास में लगवा दीजिए ताकि लोग जो है पानी पिएं। ऐसा करने से आपका अशुभ चंद्रमा जो है अष्टम भाव का वो शुभ परिणाम देने लगेगा। फिर कहा गया है रवि गुरु कुल की वस्तुएं, यानी जो आपका सूर्य होता है
और बृहस्पति होता है, इनसे संबंधित वस्तुओं का दान मंदिरों या धार्मिक स्थानों पर दीजिए। ऐसा जो है लाल किताब में अष्टम भाव के अशुभ चंद्रमा के लिए कहा गया। अब नवम भाव का अशुभ चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में है तो उसके लिए कहा गया है कि पूजालयों में जाते रहें। यानी लाल किताब का कहना है कि पूजालय, मंदिर इत्यादि जिन्हें कहते हैं, पूजालय कहा गया है मंदिरों को, तो वहां जाते रहिए। या ठाकुर द्वारे इत्यादि अपने यहाँ बनते थे, वहां यदि कोई भी धार्मिक स्थान यदि है और वहां पर पूजा पाठ होता तो वहां आपको जरूर दिन में एक आध बार समय मिले तो जाना चाहिए और अच्छा आचरण करते रहना चाहिए। ऐसा जो है नवम भाव के अशुभ चंद्रमा के लिए लाल किताब में कहा गया है। अब दसम भाव के अशुभ चंद्रमा के लिए लाल किताब में कहा गया है कि यदि आप डॉक्टर हैं तो रोगियों को मुफ्त में दवाई दीजिए और सदाचार के नियमों का पालन करते रहिए। यानी यदि आप पेशे से डॉक्टर हैं तो हो सके तो अपने रोगियों को दवाइयां, हम ऐसा तो नहीं कह रहे हैं कि हमेशा मुफ्त में दीजिए, लेकिन जहां तक हो सके यथासंभव आप दिन भर में यदि आपके पास 100 पेशेंट आते हैं तो उसमें 1-2 लोगों की जो है दवाई आप हो सके तो मुफ्त में कीजिए। ऐसा करने से आपके जो है दसम भाव का चंद्रमा यदि अशुभ है तो वह शुभ परिणाम देता है। रात्रि के समय में दूध पीना चाहिए। जिसका चंद्रमा जो है कुंडली के 10वें भाव में है और अशुभ स्थिति में है तो ऐसे जातकों को रात्रि के समय में थोड़ा सा दूध अवश्य पीना चाहिए, यदि आपको कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं है तब। अब बात करते हैं कि आपका चंद्रमा यदि कुंडली के 11वें भाव यानी एकादश भाव में है तो लाल किताब इनके लिए क्या कह रही है, तो जातक की मां और जातक के पुत्र को 43 दिन का होने तक ना देखे। यानी मान लीजिए जिस जातक की कुंडली में चंद्रमा एकादश भाव में अशुभ होकर के बैठा हुआ है और जातक की मां भी जीवित है और जातक को बच्चा हुआ, यानी जातक की पत्नी को, जो जातक है उस दंपत्ति को यदि संतान प्राप्ति होती है तो जातक की मां जो है 43 दिनों तक हो सके तो अपने जो है पोते का या पोती का मुंह ना देखे। ऐसा करने से भी जो है लाल किताब का कहना है कि एकादश भाव का अशुभ चंद्रमा जो है शुभता में बदलता है। भैरव जी के मंदिर में दूध चढ़ाना चाहिए। ऐसे तो भैरव जी के जो मंदिर है वहां आप लोगों ने सुना होगा कि मदिरा चढ़ाई जाती है, लेकिन यहाँ लाल किताब कह रही है कि दूध चढ़ाइए, तो वहां जाकर के आप दूध का दान दे सकते हैं। ऐसा करने से भी आपकी कुंडली का एकादश भाव का चंद्रमा यदि अशुभ है तो वह शुभता में परिवर्तित होता है। फिर कहते हैं कि 9 साल से कम आयु के 11 बच्चों को, यानी 11 कुल जो है 121, 11 बच्चों को 11 पेड़े, यानी जो बच्चे 9 साल से कम आयु के हों ऐसे बच्चों को 11 बच्चों को मतलब जो है 11, प्रत्येक बच्चे के लिए 11, ये क्योंकि विशेष उपाय है। 11 बच्चे आप ढूंढिए 9 साल से कम आयु के और प्रत्येक बच्चे को 11 पेड़े जो है खिलाने के लिए कहा गया। ऐसा हमारी कुंडली का जो है यदि एकादश भाव का चंद्रमा अशुभ है तो उसके लिए कहा गया। अब जो है द्वादश भाव यानी कुंडली का जो 12वां भाव वहां पर चंद्रमा बैठा है और अशुभ है तो उसके लिए कहा गया है कि 4 चांदी की डली, यानी सुपारी जिसे कहते हैं, आप लोगों ने डली कह दिया तो हो सकता ना समझ पाए, चांदी की सुपारी मिलती है ज्वेलर्स के यहाँ, वो 4 चांदी की डली ले आइए और वर्षा जल, यानी जब बारिश होती है तो उसे किसी पात्र में, बर्तन में इकट्ठा कर लीजिए वह जल, और उसमें जो है वो चारों सुपारी चांदी की डाल करके आप जो है घर की छत के नीचे रख दीजिए कहीं पर। ऐसा करने से द्वादश भाव का जो चंद्रमा यानी 12वें भाव का चंद्रमा जो अशुभ परिणाम दे रहा है वह शुभता में बदलता है, ऐसा लाल किताब में कहा गया है। तो यह तो हो गए प्रिय दर्शकों हमारी कुंडली के जो 12 भाव होते हैं उसमें अलग अलग, प्रत्येक भाव का अलग अलग चंद्रमा का उपाय। अब हम बात करते हैं जो सामान्य उपाय होते हैं, यानी कुंडली में चंद्रमा कहीं पर भी बैठा हो 1 से लेकर के 12वें भाव तक, उसके लिए सामान्य उपाय क्या है, तो उसके लिए लाल किताब में कहा गया कि सोमवार का उपवास रखें।
शिव जी की पूजा करें या अमरनाथ की यात्रा करें, दूध चावल और चांदी दान दें, और सफेद दूधिया मोती पहने या चांदी जो है चांदी की चेन इत्यादि जो है धारण कर सकते हैं। माँ दादी और सास से आशीर्वाद लीजिए, ऐसा लाल किताब में कहा गया है। और अच्छी बात भी है, क्योंकि समाज में भी जब हम अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं तभी हमारा कुछ कल्याण होता है। पलंग के पायों में, यानी जैसे अभी हमने बताया सूर्य का उपाय, पिछले वीडियो में हमने बताया सूर्य के उपाय में कि जो पलंग के 4 पाए होते हैं उसमें तांबे की मेख लगाने के लिए बताया गया, लेकिन यहाँ पर जो है चांदी की छोटी छोटी कील बनवा करके, मेख उसे कहते हैं, मेख बना करके पलंग के 4 पाए में लगाना चाहिए। उसके बाद शमशान घाट पर चांदी या चावल जो है थोड़ा सा डाल करके चले आना चाहिए। यह भी जो है एक लाल किताब द्वारा बताया गया उपाय है। गंगा जी में या कहीं भी बहते पानी में स्नान करना चाहिए। पानी की टंकी 5-6 महीने में एक बार अवश्य साफ करनी चाहिए। यह भी चंद्रमा का सामान्य उपचार कहा गया है। छत के नीचे कुआं या हैंड पाइप नहीं होना चाहिए। यदि आपने कोई हैंड पाइप इत्यादि लगाया हुआ वह छत के नीचे है तो उसे छत के नीचे से हो सके तो बाहर कर दीजिए। यह भी एक सामान्य उपचार लाल किताब के द्वारा बताया गया है। यदि चंद्रमा अपनी नीच राशि में, यानी कुंडली में आपने किसी विद्वान ज्योतिषी को दिखाया और उन्होंने कहा कि आपका चंद्रमा नीच राशि में, जैसे वृश्चिक राशि में जाकर के चंद्रमा नीच का हो जाता है, तो उससे संबंधित वस्तुएं दान में देना चाहिए। यानी हमने अभी जैसे बताया पिछले वीडियो में कि यदि कोई भी ग्रह आपका अशुभ है तो उससे संबंधित दान देना चाहिए, और यदि ग्रह आपका शुभ है तो उससे संबंधित दान कतई मत दीजिए, क्योंकि दान देने से ग्रह की शुभता और अशुभता, यानी शुभ है तो उसकी शुभता चली जाएगी और अशुभ ग्रह है तो उसकी अशुभता चली जाएगी। तो बहुत ही सोच विचार करके आप वस्तुओं का दान दीजिए और दान लीजिए। अब यदि उच्च का हो तो दान ना दें, ऐसा जो है लाल किताब में भी यहाँ कहा जा रहा है, और मेरा खुद का मत भी है, क्योंकि ज्योतिष जो है दिमाग पर लोड लेने का विषय नहीं है, ये किसी भी बात के लॉजिक को समझने का विषय है। यदि आपने किसी भी बात के लॉजिक को समझ लिया तो समझिए आपको ज्योतिष जो है आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गई। क्योंकि जब यहाँ पर कोई उपचार बताया जा रहा तो वो लॉजिक के थ्रू ही बताया जा रहा है, यानी उसका कारण क्या है, कारण को समझिए पहले, उसके बाद कोई उपाय कीजिए। वो चाहे दान लेना हो, दान देना हो, या जितने भी यहाँ पर लाल किताब में उपाय बताए जा रहे हैं कारण देख करके ही बताए जा रहे हैं कि माने इससे संबंधित क्या वस्तु दान किया जाए या दान नहीं किया जाए। तो प्रिय दर्शकों, आज का हमारा विषय बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में मंगल के उपाय को लेकर के। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। यहाँ हम नवोग्रह की अलग अलग उपचार बताएंगे लाल किताब के अनुसार, और अच्छे अच्छे यानी सटीक उपाय जो होते हैं, क्योंकि बहुत से लोग भटक रहे हैं, बहुत ज्योतिषियों के पास चक्कर लगा रहे हैं, और जहां पर भी जाते हैं समय एवं अर्थ यानी पैसे का और समय का दोनों का नुकसान होता है। अंत में यदि सही कोई विद्वान मिल गया तो वह सही उपचार बता देता है, लेकिन आज के समय में जो है सही लोग मिलना कम है। बाजार में जो है बहुत से लोग घूम रहे हैं जो सिर्फ आपका समय और अर्थ यानी पैसे का दोनों का शोषण करते हैं। हम उनको भी गलत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि जिसको जहां तक जानकारी है वहां तक वो लोग बता रहे हैं। हम भी बहुत ज्यादा विद्वान नहीं हैं, लेकिन जो जानकारी हम अपने माध्यम से देंगे वह कहीं ना कहीं से प्रमाणित जानकारी होगी। अपनी मर्जी से हम यहाँ पर कुछ भी नहीं बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो।